हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग 70 बीपीएससी पीटी 2024 के लिए एडुटेरिया का जो न्यू टेस्ट सीरीज आया हुआ है अंतिम प्रहार करके, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं फ्रेंड्स एडुटेरिया। और यहाँ पर देखिए अंतिम प्रहार करके ये नया टेस्ट सीरीज आया हुआ है, वॉल्यूम 2 है और इसमें टोटल 10 टेस्ट सीरीज हैं। यहाँ पर देख लीजिए 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट हैं और रोज़ मैं आपको सेट कवर करवा दूंगा। 10 दिन में ये पूरा आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी 70 बीपीएससी पीटी 2024 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं टोटल 10 टेस्ट सीरीज हैं, ठीक है ना। टोटल 10 टेस्ट सीरीज है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देखिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। अब यहाँ से पढ़िएगा। देखिए भारत में, ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे प्राचीन और पठनीय शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक के हैं। वे आमतौर पर ईसा पूर्व 3री शताब्दी में, यहाँ पर देखिए खाली स्थान लिपि और फिर खाली स्थान देकर के भाषा में लिए गए थे। अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और देखिए ग्रीक और अरमाइक, ग्रीक एवं अरमाइक, यहाँ मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ अरमाइक, ठीक है ना। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि के जो शिलालेख हैं वो अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और देखिए अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फेलेंथेलर ने किया था और अशोक के शिलालेख को पढ़ने में, यानी कि अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया कि भारत में, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी मैंने बताया था कि शेष भारत से ब्राह्मी लिपि का अभिलेख मिले हैं, तो ब्राह्मी हो जाएगा, लिपि और भाषा क्या है, प्राकृत, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, और दृष्टि आईएएस का भी टेस्ट सीरीज 70 बीपीएससी पीटी 2024 के लिए चलाया जा रहा है, वो भी मैं आपको पूरा करवा दूंगा। 2 टेस्ट हो गया है, जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। चलिए देखिएगा, यहाँ पर मिलान करना है और आपको यहाँ कूट से राइट आंसर चूज करना है। देखिए 9 पाषाणकालीन बस्तियाँ हैं और दूसरी तरफ उनकी स्थिति है, अवस्थिति है कि वे कहाँ पर हैं। चलिए मिलान करिएगा। देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, देखिए सभी स्थल भारत में नवपाषाणकालीन महत्वपूर्ण स्थल हैं और उनकी अवस्थिति यहाँ पर हम जानेंगे। चिरांद जो है ये आपका चिरांद सारण बिहार, ठीक है ना। सारण भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना, चिरांद सारण में है, ठीक है ना। तो चिरांद सारण यहाँ पर बिहार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बुर्जहोम जो है ये कहाँ पर है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर दिया गया है। कोल्डिहावा कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उतनूर कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ये नाम से ही पता चल रहा है आंध्र प्रदेश में है। और देखिए पिकलीहल कहाँ पर है, तो पिकलीहल कर्नाटक में है। क्लियर ना। तो इसको मिला लीजिएगा, मैं क्रम बता देता हूँ, 3, 4, 1, 2 और 5। अब मिला लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार का परिमाप क्या था। मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार और विशाल अन्नागार प्राप्त हुए थे, आपको पता है फ्रेंड्स। और अन्नागार ये सबसे बड़ी इमारत थी, ठीक है ना। तो इसका पूछा गया है कि जो स्नानागार था उसका परिमाप क्या है। तो देखिए इसका परिमाप जो है ये 11.88 मीटर इसकी लंबाई है, 7.01 मीटर चौड़ाई, कहीं कहीं 7 मीटर ही आपको लिखा मिलेगा, और 2.43 मीटर की गहराई है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, क्लियर ना। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न करेंगे और थोड़ा सा जल्दी में हम लोग सेशन को कवर करेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी लंबा सेशन हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट करिए। देखिए हड़प्पा सभ्यता किस धातु युग से संबंधित मानी जाती है। अब इस तरह के क्वेश्चन आप पहले से भी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी ये किस प्रकार की सभ्यता थी, तो फ्रेंड्स ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी। तो यहाँ पर देखिए कांस्ययुगीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि शूद्र शब्द का उल्लेख जो है पहली बार ऋग्वेद के किस अध्याय में आया है। अध्याय कहिए या फिर मंडल कह लीजिए, ठीक है ना।
शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के किस अध्याय में आया हुआ है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं, ठीक है ना, ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो जो आखिरी मंडल है 10वां मंडल, उसी में जो है शूद्र शब्द का उल्लेख है। तो यहाँ पर देखिए दशम दिया गया है जो कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जनपद शब्द की पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? जनपद शब्द की पहली बार उल्लेख कहाँ पर मिलता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? ब्राह्मण ग्रंथ में, ठीक है। यह जो शब्द है आपका जनपद, यह शब्द सबसे पहले उत्तर वैदिक ग्रंथ ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 7 है कि जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। देख सकते हैं कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा कि जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रचार के लिए पाली भाषा को अपनाया गया था। पाली तो बौद्ध धर्म के लिए अपनाया गया था, ये तो गलत है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए जो है प्राकृत भाषा को अपनाया गया था, तो ये गलत है। अधिकांश जैन धर्म से जुड़े साहित्य की रचना अर्धमागधी में किया गया, बिल्कुल सही हो जाएगा ये। 6ठी शताब्दी में पाटलिपुत्र में जैन ग्रंथों के संकलन का काम पूरा हुआ था। देखिए 6ठी शताब्दी में जो है ना जैन धर्म के जो आपके ग्रंथ हैं, जैन धर्म के ग्रंथ, जैन ग्रंथ जो है उनके संकलन का कार्य पाटलिपुत्र में नहीं बल्कि वल्लभी गुजरात में पूरा हुआ था, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। जैन धर्मावलंबियों ने कन्नड़ भाषा के विकास में पर्याप्त योगदान दिया, ये आपका सही दिया गया है। तो देख लीजिए सही कौन सा है, 2 है और कौन सा है, 4 है। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ पर 2 4 दिया गया है, ऑप्शन सी में। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिए यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित होने वाली पहली प्राचीनतम भारतीय साहित्य ग्रंथ कौन सा था? यूरोपीय भाषाओं में बताइए तो कौन था ये? तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम था, कालिदास की रचना है, ठीक है ना। और 1789 में जो है सर विलियम जोन्स ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर इसको देखने वाले हैं। देखिए पाल शासक धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। नालंदा का नहीं, धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला का स्थापना किया था, तो ये आपका गलत हो गया। नालंदा का कुमारगुप्त ने किया था, ठीक है ना, गुप्त वंश के शासक। पाल शासक देवपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ये भी गलत दे दिया गया। अभी मैंने बताया धर्मपाल ने किया था। पाल शासक बौद्ध मत के संरक्षक थे, बिल्कुल थे, और पाल शासकों ने ब्राह्मणों को खूब सारा दान दिया था, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो सही कौन सा है? तो 3 और 4 है, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है, 3 और 4, ठीक है। चलिए देखिएगा किस चोल शासक ने गंगईकोंड चोल, गंगा का चोल विजेता की उपाधि ग्रहण किया था? गंगईकोंड चोलम आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। यह उपाधि किस चोल शासक ने धारण किया था? तो फ्रेंड्स देखिए ये शासक था कौन? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम चोल वंश का वैसा शासक था जिसके शासनकाल में चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलम की उपाधि धारण किया था, ठीक है, और राजधानी गंगई चोलकोंडपुरम था, वहाँ बनाया था। चलिए उसके बाद देखिए और ये जो था ना राजेंद्र प्रथम, ये आपका महमूद जो था गजनी उसका समकालीन था। चलिए उसके बाद देखिए दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम उलुग खान था? अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मेरे हिसाब से सुधार करिएगा, क्योंकि देखिए मूल नाम उलुग खान नहीं था, ये आंसर बलवन होगा। हालांकि बलवन का मूल नाम जो था वो क्या था? तो बलवन का मूल नाम यानी कि वास्तविक नाम जो था वो बहाउद्दीन था। क्या था? बहाउद्दीन था, बहाउद्दीन था इसका मूल नाम, वास्तविक नाम, ठीक है। और उलुग खान की इसी ने उपाधि लिया था, और यह उपाधि उलुग खान की उपाधि इसको प्रदान किसने किया था? तो इसको प्रदान नासुरुद्दीन महमूद ने किया था बलवन को, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आप सुधार इसको कर लीजिएगा। बलवन ने जो है जिल ए इलाही की उपाधि धारण किया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जिल ए इलाही की उपाधि किसने धारण किया था? तो ये उपाधि धारण किया था किसने? जिल ए इलाही यानी कि ईश्वर की छाया, बलवन ने। और नियामत खुदाई भी बलवन को कहा जाता था, नियामत खुदाई। क्लियर? चलिए बाकी बलवन के बारे में आप जानते हैं, रक्तम लौह की नीति अपनाया था, नौरोज उत्सव इसने शुरू किया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर जो है ये आपके सल्तनत कालीन जो है कुछ विभाग हैं,
और वे किस प्रकार के कार्य से संबंधित विभाग हैं उनका मिलान करना है और सही उत्तर का आपको चयन करके बताना है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो आपके यहाँ पर दीवाने बंदगान था ना, दीवाने बंदगान यहाँ पर आप देख सकते हैं। दीवाने बंदगान एक तरह का दास विभाग था और इसकी स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दीवाने इंसा जो था ये राजकीय पत्राचार विभाग था, ठीक है। दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था, बलवन ने इसको स्थापित किया था, ठीक है ना। और दीवाने रिसालत जो था ये आपका धार्मिक प्रबंधन का था। क्लियर? तो इसको अब आप लोग मिला लीजिएगा। मैं आंसर बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर लगा भी दिया है निशान, आप चाहें तो मिला लीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए, मीर बख्शी मुगल कालीन साम्राज्य की गुप्तचर और सूचना सेवाओं का प्रमुख होता था। बताइए सही है या गलत है? बिल्कुल ये आपका सही है। मीर बख्शी जो था ये मुगल काल के समय में गुप्तचर और सूचना सेवाओं का प्रमुख होता था। और मुगल काल में जो गुप्तचर अधिकारी होता था उसको बरीद कहा जाता था, और जो फ्रेंड्स मुगल काल के सूचना अधिकारी था उसको वकियानवीस कहा जाता था। तो ये उल्टा दे दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका उल्टा दे दिया गया है, तो इसको आप लोग अब बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो केवल इसमें पहला सही है, दूसरा और तीसरा गलत दे दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर मिलान करना है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको मिलान करके कूट से आंसर चयन करना है। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि और आपको दिखाई दे। अब देखिए, विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा छीना था? तो ये आपको पता होगा कौन था। तो फ्रेंड्स ये आपका हरिहर द्वितीय था। कौन था? हरिहर द्वितीय था। कौन था? हरिहर द्वितीय था, विजयनगर का पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। अच्छा, कृष्णदेव राय के समय में अष्टदिग्गज थे, तो कृष्णदेव राय हो जाएगा। किस शासक के काल में यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था? तो अब्दुल रज्जाक जो आया था ये आया था किसके? देवराय द्वितीय के समय में आया था, ठीक है। और किस शासक के काल में यात्री, हाँ ये हो गया, अब्दुल रज्जाक आया था। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो फ्रेंड्स ये बुक्का प्रथम ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था, बुक्का प्रथम ने। और देखिएगा अगला है कि गुगरी महल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गुगरी महल की स्थापना तो ये मानसिंह के द्वारा किया गया था। और जौनपुर नगर की स्थापना किसने किया था? तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, ये पूरा एडजस्ट नहीं होगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। चलिए अगला है हमारा, देखिए कि सूची 1 को सुमेलित करना है सूची 2 से। देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब स्थापित किया था? तो देखिए 1510 में किया था। 1510 में जो आपका अल्बुकर्क था, जो पुर्तगाली वायसराय, इसने जो है यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था, छीना था। और पुर्तगालियों ने अपना पहला किला कोचिन में स्थापित किया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कब किया था? तो 1503 में किया था, ठीक है। फ्रांसिस्को दी अल्मेड़ा को पुर्तगाली क्षेत्रों के लिए भारत का प्रथम गवर्नर बनाया गया था। ये कब? तो याद रखिएगा 1505 में, ठीक है। 1505 की यह घटना है। और पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो 1530 में बनाया था। सब कुछ क्लियर हो गया ना? चलिए बस आप मिला लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से देखिए अगला है हमारा कि यहाँ पर देखिएगा कि उत्तर मुगलकालीन राज्य और उसके संस्थापक को सुमेलित करना है, ठीक है। तो बंगाल का क्या हो जाएगा बताइए? बंगाल का क्या हो जाएगा? बंगाल का मुर्शीद कुली खान हो जाएगा, ठीक है ना। मुर्शीद कुली खान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये मुर्शीद कुली खान हो गया। उसके बाद देखिए अवध का हो जाएगा कौन सा? तो अवध का शहादत खां बुरहान उन मुल्क, ठीक है। हैदराबाद का निज़ाम हो जाएगा निज़ामुल मुल्क, और मैसूर का हैदर अली हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि बंगाल के निम्नलिखित नवाबों का शासन क्रम कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि पहला कौन था, उसके बाद कौन था, फिर उसके बाद कौन था, और यहाँ से आंसर आपको चुनना है। तो सबसे पहला भी मैंने बताया था कि मुर्शीद कुली खां था। मुर्शीद कुली खान के बाद बना था कौन? मुर्शीद कुली खान के बाद बना था सुजाउदौला था। सुजाउदौला, यहाँ पर शाह सुजा लिखा गया, सुजाउदौला बना लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, सुजाउदौला, ठीक है। उसके बाद हुआ था कौन? उसके बाद सरफराज खां हुआ था। उसके बाद जो है अलीवर्दी खां हुआ। सरफराज खान को गिरिया के युद्ध में मार करके अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब बनता है। और फिर अलीवर्दी खां के बाद बनता है सिराजुद्दौला। पलासी का युद्ध आपको याद होगा। तो ये क्रम है आपका। सबसे पहला हो जाएगा आपका कौन? 1 नंबर में ये मुर्शीद कुली खां, 2 नंबर में हो जाएगा आपका सुजाउदौला, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा सरफराज खान और अलीवर्दी खां। तो ये वाला क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए रिंग फेंस, घेरे की नीति का प्रणेता कौन था?
तो ये कौन था, सिंपल सा क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है ना, वारेन हेस्टिंग्स राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। क्लियर, चलिए वारेन हेस्टिंग्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, फराइजी कौन थे, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। फराइजी कौन थे, तो ये थे फराइजी हाजी सरियतुल्लाह के अनुयायी। फराइजी विद्रोह आपको याद होगा, पूर्वी बंगाल में फरीदपुर में दादू मियाँ के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया गया एक सशक्त विद्रोह था। और फराइजी लोग हाजी सरियतुल्लाह द्वारा स्थापित एक मुस्लिम पंथ के अनुयायी थे। शुरुआत में इस आंदोलन का उद्देश्य इस्लाम में सुधार करना था, लेकिन आगे चल करके इस आंदोलन का उद्देश्य बंगाल से अंग्रेजों को बाहर निकालना था। ठीक है, चलिए 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दिया गया था। मंगल पांडे को फांसी की सजा दिया गया था कब, याद रखिएगा, इनको फांसी की सजा दिया गया था 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है ना, 8 अप्रैल 1857 को। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, कथन दिया गया है और यहाँ पर रीजन है, कारण है, और यहाँ से पढ़ करके कुट में से आंसर का चयन करना है। देखिए 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ था। बिल्कुल सही है। और कारण क्या आप कह रहा है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के जड़ में बुद्धिवाद, मानवतावाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। बिल्कुल यही कारण रहे होंगे जिससे कि 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के कारण भारत का जो है आधुनिकीकरण हुआ था। तो दोनों जो सही हैं, और बिल्कुल ये जो आर है यानी कि कारण है, ये कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। चलिए उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर मिलान करना है कि कौन सी राजनीतिक संस्थाएं कब स्थापित हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी था, इसका स्थापना 1843 में हुआ था। 1843 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था, तो फ्रेंड्स 1851 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा बंग भाषा प्रकाशिका सभा, तो ये 1836 में। ठीक है, और बॉम्बे एसोसिएशन ये आपका हो जाएगा 1852 में। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका बी हो दिख रहा है, 2 3 1 4 बी में देख लीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, पूछा गया है कि जो आपके विदेश में स्थापित क्रांतिकारी संगठन है, और मैंने एक अलग चैप्टर भी करा रखा है। ठीक है ना, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन और बाहर क्रांतिकारी आंदोलन, टॉपिक देख लीजिएगा, सुमेलित करना है और यहाँ पर मिलान करना है। देखिए गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कहाँ पर, तो देखिए थोड़ा सा जान लीजिए। सबसे पहले जान लीजिए, यहाँ पर आप देखिएगा यूनाइटेड इंडिया हाउस और स्वदेशी सेवक गृह, ये दोनों जो था ना, यूनाइटेड इंडिया हाउस और स्वदेशी सेवक गृह, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो है आपके स्वतंत्रता जो था उसी के पहल से संबंधित है। किस स्वतंत्रता के पहल से, तो ये आपके गदर जो स्वतंत्रता था, गदर आंदोलन था, उससे संबंधित थे ये। ठीक है, याद रखिएगा। गदर आंदोलन के जो क्रांतिकारी थे वो जो है गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पहले कार्यकर्ताओं ने वैंकूवर में, कनाडा के वैंकूवर में स्वदेश सेवक गृह का स्थापना किया था। कहाँ पर, स्वदेश सेवक का वैंकूवर कनाडा में। और उसके बाद जो है सिएटल में, जो यूनाइटेड स्टेट्स में है सिएटल, वहाँ पर इन्होंने जो है यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना किया था। सिएटल यहाँ पर दे रखा है। ठीक है ना, और फाइनली 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। तो 3 का मिलान हो गया। इंडिया हाउस की श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किया था। क्लियर, सब कुछ क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ें अब, बिल्कुल। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें, और यहाँ से सही कथन का आपको चयन करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि एनी बेसेंट ने अप्रैल 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल की स्थापना किया था। 1916 अप्रैल में इन्होंने नहीं किया था, सितंबर 1916 में इन्होंने किया था, न कि अप्रैल 1916 में। तो ये आपका गलत हो गया। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी इंडियन होम रूल की स्थापना सितंबर 1916 में किया था, बताइए, तो अप्रैल 1916 में इन्होंने किया था। तो ये उल्टा दे दिया गया है, तो ये भी गलत हो गया। और तिलक ने अपनी पहली होम रूल मीटिंग बेलगांव कर्नाटक में किया था, ये आपका करेक्ट दिया गया है। इसीलिए केवल 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है आपको। चलिए देखिएगा, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का, तो फ्रेंड्स ये आपको पता होगा 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसी पर। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, चलिए इसकी अध्यक्षता किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। देखिए 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन निम्न में से किस राज्यों में किया गया था।
1937 के प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं हेतु चुनाव का आयोजन किया गया था और कांग्रेस के द्वारा बॉम्बे, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य भारत, बिहार, उड़ीसा और पश्चिमोत्तर प्रांत में मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 4 5, 1 2 4 और यहाँ पर देखिए 5 राइट आंसर होगा। कहाँ पर दिख रहा है आपको? ऑप्शन बी में दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए कांग्रेस कार्य समिति ने कब और कहाँ भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी थी? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये दिया था आपको जुलाई 1942 वर्धा में, ठीक है ना, याद रखिएगा वर्धा में। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर? वर्धा में, जुलाई 1942 में। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है और यहाँ पर विकल्प से आपको यहाँ पर उत्तर का चयन करना है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा इसमें अगर हम बात करते हैं तो 1942 के आंदोलन के दौरान सरकारी दमन के विरोध में गांधी जी का 21 दिनों का उपवास हुआ था। ये हुआ था आपका कब? यहाँ पर देख लीजिएगा ये वाला घटना है, ये घटना है आपका कब का? तो फरवरी 1943 की, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि पाकिस्तान दिवस मनाया गया 23 मार्च 1943 की, पाकिस्तान दिवस मनाया गया 23 मार्च 1943 को, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा राजगोपालाचारी फॉर्मूला, ये जुलाई 1944 है, जुलाई 1944, जुलाई 1944, ठीक है। उसके बाद देखिए बेबल योजना मई 1945, मई 1945 और शिमला सम्मेलन जो हुआ था ये आपका जून 1945 की है, जून 1945 के। तो अब आप देख लीजिए और इसको क्रम से व्यवस्थित कर लीजिए, 4 5 1 2 और फिर 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा कैबिनेट मिशन के सदस्य और उनका पद मिलान करना आपको, बताइए, और यहाँ पर आंसर कूट में से चुन करके आपको बताना है। चलिए फ्रेंड्स बताइए, तो यहाँ पर देख लीजिएगा पैंथिक लॉरेंस जो था ये तत्कालीन भारत सचिव था, ठीक है। तो यह भारत सचिव हो जाएगा। AB अलेक्जेंडर तत्कालीन नौसेना मंत्री था, नौसेना मंत्री। और स्टेफोर्ड क्रिप्स जो था ये तत्कालीन व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था, तो व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था, ठीक है। तो 1 3 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 1 3 4 कहाँ पर दिएगा? ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था, ठीक है ना, जो कि लॉर्ड लिटन ने लागू किया था, और सत्य कथन इसमें से आपको चयन करना है इसके संबंध में। देखिए फ्रेंड्स अगर इसमें से बात करें तो यह 1878 में जो है, याद रखिएगा, देसी भाषाओं के जो समाचार पत्र थे उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए लॉर्ड लिटन ने लाया था, सही है। उसके बाद देख लीजिए अगला क्या है, पहले देख लीजिए कूट नहीं दिया गया ना, हाँ कूट नहीं है। चलिए तो ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए जिला दंडानायकों को देसी अखबारों के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। अमृत बाजार पत्रिका कार्यवाही से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में परिवर्तित हो गया, ये भी सही है। और 1883 में लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको निरस्त किया गया, ये आपका गलत है, ठीक है ना। लॉर्ड रिपन ने इसको निरस्त कब किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1881 में। तो ये 1883 गलत दिया गया और यही सही होगा आंसर, क्योंकि पूछा गया कौन सा इसमें से असत्य कथन है, तो ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि सरल आकारिक लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो सरल आकारिक लक्षणों के आधार पर जो है पादपों और पक्षियों के वर्गीकरण जो है सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था, ठीक है, अरस्तु ने किया था। बाद में लिनियस द्वारा सभी जीवधारियों को प्लांटी और एनिमेलिया जगत में वर्गीकृत किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर अरस्तु हो जाएगा। देखिए अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको मिलान करके, मतलब इसमें से कौन सा सुमेलित है ये आपको बताने हैं। चलिए बताइएगा। अब यहाँ पर देखिए विटामिन ए की कमी से क्या होगा? तो विटामिन ए की कमी से जो है आपकी जो दृष्टिहीनता वाली है, नज़र कमज़ोर होगा आपका, ये सही है। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स होगा, बिल्कुल सही है। और लौ की कमी से जो है कौन सा रोग होगा? अरक्तता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा पूछा गया कौन से युग्म सम्मिलित हैं, तो सारे के सारे सम्मिलित हैं, सभी चारों सम्मिलित हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा से मिलान करना है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब बताइए क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हो जाएगा ये क्या होगा बताइए? तो देखिए जो हमारा अमाशय है, अमाशय के आंतरिक स्तर से, ठीक है ना, आंतरिक स्तर की जो सतह है श्लेष्मल, वहाँ से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
और पाचक रस स्रावित होता है। ठीक है, और ये जो है आपको क्या करता है, अम्ल अनेक जीवाणुओं को नष्ट करता है और भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं जो भोजन के साथ पहुँचे हुए हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होगा, जीवाणु को नष्ट कर देगा। ठीक है, सेलेस्मस, बताइए सेलेस्मल जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आप आमाशय का आंतरिक स्तर, जैसे मैंने आपको बताया जठर रस, तो ये आपका हो जाएगा प्रोटीन का विघटन, और पित्त रस जो है ये आपका वचा पाचन में उपयोगी। ठीक है, तो इसको मिला लीजिए, 2 4 1 3 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मानव रोग है और रोग कारक सूक्ष्म जीव है। मलेरिया जो होता है आपको पता है, मलेरिया किसके कारण होता है, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना। मलेरिया होता है आपके किसके कारण, प्रोटोजुआ के कारण। ठीक है ना, तो ये आपका यहाँ पर सही दे रखा है। हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है, टाइफाइड जीवाणु के कारण, और खसरा जो होता है ये विषाणु के कारण होता है। तो यहाँ पर जीवाणु दिया गया है, गलत है। ठीक है, याद रखिएगा, खसरा होता है वायरस के कारण, विषाणु के कारण, और पूछा गया सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन डी। चलिए देखिएगा, इन विट्रो निषेचन, IVF का फुल फॉर्म क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी इसी के माध्यम से होते हैं, और इसमें होता है क्या कि इसके द्वारा शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन कराया जाता है, और इस प्रक्रिया में जो आपके जो फ्रेश अंडाणु होते हैं शुक्राणु उनका प्रयोग होता है, और निषेचन के बाद युग्मनज को 1 माह के बाद माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। क्या पूछा गया प्रश्न में, असत्य कथन। तो ये 1 माह के नहीं, 3 से 5 दिन के बाद, ठीक है ना, 3 से 5 दिन के बाद जो है ये मादा के शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं। तो ये वाला ही गलत दिया गया, जो कि आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, और इसका प्रयोग कब किया जाता है IVF प्रणाली का, जब स्त्री की अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि समसूत्री विभाजन में 4 नई कोशिकाएं बनती है। यहाँ से असत्य कथन का चयन करना है, और अर्धसूत्री विभाजन में 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनती है। बताइए क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो आपका समसूत्री है ना, इसमें कोशिका, जिसे मातृ कोशिका हम लोग कहते हैं, विभाजित होकर 2 समरूप संतति कोशिका बनाती है। ये गलत हो गया। ठीक है, और अर्धसूत्री में जो होता है, अर्धसूत्री में 4 नई कोशिकाएं बनती है। तो यहाँ पर 2 दिया गया, गलत है, दोनों गलत है। तो राइट आंसर होगा इसका 1 और 2 दोनों। असत्य कौन सा है, 1 और 2 दोनों। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का आरोही क्रम, यानी कि बढ़ते क्रम। अब आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, फिर उससे कम कार्बन होता है, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, फिर हाइड्रोजन होता है। ये वाला क्रम आपका सही है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, फिर हाइड्रोजन होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है। हार्मोन कहा जाता है किसको, विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण, अंतःस्रावी और बहिस्रावी। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें से पूछा गया अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण कौन सा है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण जो है ये आपका पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है। लार ग्रंथि जो है ना, लार ग्रंथि ये बहिस्रावी है, लार ग्रंथि बहिस्रावी है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, लार ग्रंथि बहिस्रावी का उदाहरण है। तो 1, 2 और 4 यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर भौतिक राशि और उसका SI मात्रक दिया गया। बल आघूर्ण का क्या होता है, बल आघूर्ण का होगा, यहाँ पर मिलान करना। बल आघूर्ण का क्या होगा, न्यूटन मीटर होता है। ठीक है ना, न्यूटन मीटर, दो मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद यंग गुणांक का क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है। पृष्ठ तनाव का, सरफेस टेंशन का न्यूटन प्रति मीटर होगा। ठीक है ना, न्यूटन प्रति मीटर होगा यहाँ पर दिया गया। और धारा का घनत्व तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, तो ये आपका हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, 2, 1, 4 और 3 ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि आप देख सकते हैं कहाँ पर 2, 1, 4, 3 दिया गया, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी में। चलिए लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। लोहे की कील पारे पर तैरती है और पानी में डूब जाती है, इस कारण क्या है। तो देखिए लोहे का आपेक्षिक घनत्व पानी से अधिक होता है और पारे से कम होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहे का भार पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है।
ठीक है, एक मिनट, नहीं नहीं, ये थोड़ी होगा, ऑप्शन बी होगा, लोहे का अपेक्षित घनत्व पानी से अधिक और पारे से कम होता है, ये वाला ऑप्शन होगा ना, मैंने उल्टा पढ़ दिया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऊर्जा का रूपांतरण, और यहाँ पर जो युक्ति है, प्रक्रम है, वो किस प्रकार से ऊर्जा का रूपांतरण करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रकाशीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, ये कौन करेगा, तो ये जो सोलर सेल है ये करेगा सौर सेल, ठीक है। और विद्युत से ध्वनि कौन करेगा, लाउड स्पीकर कर देगा। विद्युत से ध्वनि कौन करेगा, लाउड स्पीकर, यहाँ मैं मिलाते चलता हूँ, ठीक है। सौर सेल, लाउड स्पीकर, द्रव्यमान से ऊष्मा, ये नाभिकीय रिएक्टर करेगा, ठीक है ना। और रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश, ये आपका ईंधन का दहन होगा, ईंधन का दहन होगा, ठीक है। तो अब आपको मिला लेना है इसको, क्लियर ना। चलिए, और माइक्रोफोन जो है, मतलब सॉरी माइक्रोफोन बोलते हैं, जो आपका जो हम लोग यूज़ करते हैं हेडफोन वगैरह, वो क्या करता है, ज़रा आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध दे रखा है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। किलो ओम में एक प्रतिरोधक का मान दे रखा है और दूसरे प्रतिरोधक का मान निकालना है। तो यहाँ पर कुल मान दे रहा है, समानांतर क्रम में है, तो सिंपल सा आप फॉर्मूला याद रखिएगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अभी ये कुल मान दे रखा है, एक यहाँ पर दे रखा है, दूसरा आपको निकाल लेना है, इसको निकाल लीजिएगा। 2.6 आपका 32 किलो ओम राइट आंसर होगा इसका। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, कथन और कारण दिया गया है, और इसी प्रकार से यहाँ से कूट का चयन करना आपको। कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष के पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें दृष्टि पटल यानी कि रेटिना के पीछे फोकसित होती है, बताइए। तो आपका बिल्कुल सही है, और इस दोष का उपयोग क्षमता के अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग करके दूर किया जा सकता है, ये भी आपका सही है, ठीक है। किसमें, दूर दृष्टि दोष, जिसको कि हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, लेकिन ये इसका सही कारण नहीं बता रहा है, इसलिए कथन ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि दिए गए पदार्थ की किसी एक लंबाई और तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ की किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई आधा तथा मोटाई 2a है, बताइए। आंसर मैं बता देता हूँ, 1 ओम इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, 1 ओम इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ओडोमीटर जो है ये क्या करता है। तो ओडोमीटर जो करता है वो वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी को नापता है, ठीक है, वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी को नापता है। उसके बाद देख लीजिएगा क्रायोमीटर क्या करता है, तो ये निम्न तापमान, ठीक है, निम्न तापमान कहाँ पर दिएगा, और है क्या ऑप्शन में, यहाँ पर देखिए आगे, नहीं अब कुछ और नहीं है, ठीक है ना, सही गलत युग्म का चयन करना है। तो गलत युग्म क्या होगा इसमें से, हाँ क्रायोमीटर रॉकेट की ईंधन की क्षमता, ये गलत दे रखा है ना, अभी मैंने बताया क्रायोमीटर निम्न तापमान, ये तो आपका सही देगा। वेंचुरीमीटर द्रव की प्रवाह का दर और फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता को जो है मेजर करता है। तो ये वाला आपका गलत दिया गया है, जो कि राइट आंसर होगा आपका। चलिए 48 नंबर है हमारा कि औद्योगिक प्रक्रम को सूची 2 से, एक में औद्योगिक प्रक्रम दिया गया है, उसको सूची 2 से यानी कि किस उद्योग से ये संबंधित है उसको मिलान करना है, और राइट आंसर आपको चुन करके बताना है। तो भंजन जो है, जिसको अंग्रेजी में क्रैकिंग बोला जाता है, ये आपका उच्च तापमान पर कार्बन के बड़े अणु छोटे अणु में टूट जाते हैं, और इस प्रक्रिया से पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। भंजन से पेट्रोलियम, प्रगलन से क्या होगा, तो प्रगलन से आपका हो जाएगा तांबा प्राप्त करने की रासायनिक विधि है, तो यहाँ पर ताम्र हो जाएगा। हाइड्रोजनीकरण जो है, हाइड्रोजनीकरण आपका क्या हो जाएगा, वसा, ठीक है ना, और वल्कनीकरण जो है रबड़ में होता है, वल्केनाइजेशन, क्लियर, मिला लीजिए अब। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर देखिए फिनोल्फथालीन अम्ल के साथ अभिक्रिया करके किस में बदल जाता है। तो देखिए फिनोल्फथालीन एक रंगहीन सूचक होता है जो अम्ल से अभिक्रिया करके अपने रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन आपको करना है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। सभी अधातु में, सॉरी अधातु, धातु नहीं, अधातु नॉन मेटल की बात हो रही है, सभी अधातु उष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, बताइए सही है या गलत है, राइट आंसर क्या होगा, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। देखिए पूछा गया है कि सत्य कथन का चयन करना है, तो सत्य कथन इसमें से केवल 2 दिया गया। सभी अधातुएं जो है नन सोनरस होती हैं, ये बिल्कुल आपका सही दे रखा है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। सभी आधात्मिक तत्व सारणी के पी ब्लॉक में स्थित हैं, ये आपका यहाँ पर
गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए इसके बात करते हैं। तो हाइड्रोजन वर्ग के अतिरिक्त जो आधात्विक तत्व हैं वो पी ब्लॉक में स्थित है, तो ये भी आपका गलत दे रखा है। और ये भी आपका गलत दे रखा है, कुचालक वाला सिस्टम जो है ये गलत दे रखा है। ठीक है, कार्बन का जो अपरूप होता है ग्रेफाइट, वो तो आपको विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए ये गलत हो गया। तो केवल 2 राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि समस्थानिक के बारे में कौन सा कथन सही है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या होगा और कौन सा इसमें से जो है आपका गलत पूछा गया है। तो इसमें से देखिए गलत जो है ना, ये आपके दोनों के दोनों दिए गए हैं। समस्थानिक विभिन्न रासायनिक तत्वों के परमाणु होते हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। नहीं, समस्थानिक में परमाणु भार समान होता है, द्रव्यमान अलग अलग होता है। आवर्त सारणी में समस्थानिकों का स्थान भिन्न है क्योंकि उनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, आइसोटोप का समान स्थान होता है, स्थान मान समान होता है क्योंकि उनकी परमाणु संख्या समान होती है, ये भी गलत है। तो दोनों गलत हो गया। ध्वनि की प्रबलता इसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है, बताइए ध्वनि की प्रबलता। और पूछा गया असत्य कथन का चयन करना है, असत्य कथन का। तो यहाँ पर देखेंगे तो दोनों असत्य है। ध्वनि की प्रबलता जो है इसके आयाम पर निर्भर करती है, आवृत्ति गलत है। और ध्वनि का तारत्व इसका आयाम पर निर्भर करता है। तो ये जो आपका तारत्व दिया गया है ये किस पर निर्भर करेगा, तारत्व जो होता है ना, तारत्व ध्यान रखिएगा, तारत्व जो होता है ये किस पर निर्भर करता है। तो तारत्व जो होता है ये ध्वनि से जो है इसकी ध्वनि उत्पन्न होती है और ये आपका किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति जिसकी अधिक होगी ना उसी की तारत्व अधिक होगा। तो ये गलत दे रखा है, उल्टा मेरे ख्याल से दे रखा है ना, तो ये भी गलत है। चलिए ऊर्जा संरक्षण के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। ऊर्जा संरक्षण में तो देखिए इसमें होता क्या है ऊर्जा संरक्षण में, तो देखिए इसका अनुसार ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होता है, सही है। और ऊर्जा के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव जो है अचर रहती है, ये भी आपका सही है। तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है परंतु विनाश संभव नहीं है, ये वाला आपका नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये आपका होगा। ठीक है ना, और न तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और न ही इसका विनाश, तो ये यहाँ पर उत्पन्न की जा सकती है दिया गया, तो ये गलत है। 1 और 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि उपचयन और अपचयन पूछा गया है, उपचयन और अपचयन। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वगैरह जो आपने पढ़ा है। तो देखिएगा यहाँ पर आपका उपचयन अभिक्रिया के समय हाइड्रोजन का ह्रास होता है और अपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो ये गलत दिया गया है और ये वाला आपका सही दिया गया है। उपचयन में जो होता है ना, उपचयन में इसको ध्यान रखिएगा, उपचयन में क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन का ह्रास होता है और ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक है ना, ऑक्सीजन का वृद्धि होगा और हाइड्रोजन का ह्रास होगा, और इसका उल्टा यहाँ पर होगा, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और ऑक्सीजन का ह्रास होगा, तो ये गलत दे रखा है, तो पहला केवल सही है। चलिए देखिएगा कि एक्वा रेजिया के बारे में, अम्लराज जिसको बोलते हैं, जिसमें सोना को घोला जा सकता है। तो एक्वा रेजिया में होता क्या है, तो इसमें HNO3 होता है और HCl होता है, और इनका अनुपात जो होता है ये 3:1 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 3:1 होता है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार। अब देखिए यहाँ पर इनको पढ़ना है और बताना है कि इसमें कौन सा मतलब पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, कौन सा गलत है, सभी कथन गलत हैं। थोड़ा सा ये अजीब सा ऑप्शन है, लेकिन देखिए इक्वेटोरियल गिनी ने मार्बर्ग वायरस रोग के अपने पहले प्रकोप की पुष्टि की है। और ये जो मार्बर्ग वायरस जो है ना, ये आपका फिलोवायरस परिवार इबोला सहित का एक हिस्सा है, जिसे पहली बार 1961 में पहचाना गया था। 1961 में नहीं, इसको 1967 में पहचाना गया था। तो ये वाला तो गलत हो गया, ये वाला सही है। वर्तमान में अल्जाइमर का कोई इलाज नहीं है, सही है। और H3N2 वायरस की पहचान सबसे पहले सुअर में हुई थी, ये भी आपका सही दिया गया है। तो केवल जो है इसमें से गलत कौन सा है, तो केवल तीसरा ही तो कथन गलत हो रहा है। तो देखते हैं क्या दिया गया है। एक कथन, केवल एक कथन सही नहीं, केवल एक तो नहीं है, 3 कथन सही है, पहला, तीसरा और चौथा। 2 कथन सही है नहीं, 3 कथन सही है, केवल एक कथन गलत है। बिल्कुल केवल एक कथन गलत है। कौन सा वो कथन है, कथन तीसरा है जो कि गलत है। बात समझ में आ रही है ना, अब ऑप्शन समझ में आ गया। चलिए देखिएगा, CRISPR CS9 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, ये आपसे पूछा गया है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए ये जो CRISPR जो है, ये CS9 एक जीन संपादन तकनीक है जो DNA के विशिष्ट क्षेत्रों को पहचानने और संपादित करने के लिए उपयोग की जाती है।
यह तकनीक प्राकृतिक रूप से जीवाणुओं में पाई जाने वाली एक प्रतिरक्षा प्रणाली पर आधारित है जो वायरस को डीएनए के पहचानने और नष्ट करने में मदद करती है। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है इसमें से कौन सा कथन सत्य है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा कौन सा, जीन संपादन तकनीक है, और ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये भी आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद डीएनए को काटने का कार्य करता है केस 9, ठीक है, ये आपका सही दिया गया। तो राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, 1 और आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या पूछा गया, सत्य है 1 और 4, तो 2 कथन सही हो रहे हैं, पहला और चौथा। इस तरह का ऑप्शन है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। 2 कथन सही हैं, कौन से कथन कितने सही हैं, तो 2 कथन इसमें से सही हैं। ठीक है, 2 कथन इसमें सही हैं और 2 कथन गलत है इसमें। चलिए देखा, 3 पेरेंट बेबी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 3 पेरेंट बेबी के संबंध में बताइए। तो देखिए 3 पेरेंट बेबी के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सही है। जो 3 पेरेंट बेबी है यह शिशु को माइटोकॉन्ड्रियल रोग से बचाने की एक तकनीक है, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, याद रखिएगा यह तकनीक जो है यानी कि 3 पेरेंट बेबी यानी कि 3 माता पिता वाला बच्चा एक ऐसा बच्चा होता है जिसका डीएनए में 3 व्यक्तियों का योगदान होता है, और यह एक प्रकार का सहायक प्रजनन तकनीक है जिसमें एक महिला के अंडे कोशिका से में जो है दूसरी महिला के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को स्थानांतरित किया जाता है और फिर इसे एक पुरुष के शुक्राणु के साथ निषेचित किया जाता है, और इस तकनीक का उद्देश्य माइटोकॉन्ड्रियल रोगों से बचाना है। ठीक है ना, तो ये पहला बिल्कुल से, तो केवल 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरएनए हस्तक्षेप प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, और यहाँ से असत्य कथन यानी कि आपको गलत कथन चुन करके बताना है। बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा इसका। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा यानी कि इसमें से असत्य कथन जो होगा, ये दूसरा कथन जो है इसमें से आपका असत्य, ये लक्षित कोशिकाओं में क्षार संश्लेषण को रोकता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये लक्षित कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को रोकता है और इसके लिए यह डबल स्टैंडर्ड आरएनए का उपयोग इसमें किया जाता है। तो ये वाला आपका गलत दिया गया है। ठीक है, बाकी ये आपका सही दिया गया है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि वेब 3.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का आपको चयन करना है। बताइए, देखिए वेब 3.0 एक नए प्रकार की वेब की अवधारणा है जिसमें उपयोगकर्ताओं को अधिक नियंत्रण और स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि यह वेब 2.0 की तुलना में अधिक विकेंद्रीकृत, सुरक्षित और स्वायत्त होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कौन सा इसमें से सही कथन है। तो वेब 3 में यहाँ पर देखिएगा ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, और ये केंद्रीकृत नहीं विकेंद्रीकृत है, अधिक विकेंद्रीकृत है। तो ये तो केंद्रीकृत गलत दे दिया गया है, तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट इसमें सही है, तो केवल 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है याद रखिएगा वेब 3.0 में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जाता है जो एक सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से लेन देन और डाटा के रिकॉर्ड को जो है सुरक्षित रखता है। चलिए उसके बाद देखिए कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से गुजरती है, तो ये तो गलत हो गया, 8 राज्यों से गुजरती है, ये चीज़ आपको भी पता है, सत्य कथन का चयन करना है। उसके बाद देख लीजिएगा कि मिनिकॉय और मालदीव के मध्य 9 डिग्री चैनल और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 8 डिग्री चैनल है। तो आपका इसमें से अगर बात करते हैं तो ये भी आपका गलत हो गया। भारत की दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, यह आपका सही दिया गया है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया और इसका पहले इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमने गलत कथन बताया मिनिकॉय और यहाँ पर देखिएगा लक्षद्वीप के मध्य में, तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य में 9 डिग्री चैनल है, और मिनिकॉय और मालदीव के मध्य में जो है मिनिकॉय और मालदीव के मध्य में ये 8 डिग्री चैनल, तो ये उल्टा दे दिया गया इसीलिए गलत हो गया। तो ये दोनों गलत हो गए हैं, ये वाला सही है, तो केवल 3 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जोजिला दर्रा जो है ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। जोजिला जो है ये आपका कहाँ पर है, तो जास्कर में है। जोजिला कहाँ पर है, जास्कर में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि गंगा के बाएं तट की मुख्य सहायक नदी का पूर्व से पश्चिम का क्रम क्या है, पूर्व से पश्चिम का क्रम। ठीक है ना, पूर्व से आना है आपको, ध्यान रखिएगा। तो पूर्व से आपका क्रम होगा रामगंगा, गोमती, गंडक और बागमती। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है, और बिहार में जो अगर बात करें सबसे गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर बड़ा कौन सा है? पटना शहर है, याद रखिएगा। मानसून पूर्व वर्षा का स्थानीय मान नाम और राज्य दिया गया। चाय की वर्षा होती है कहाँ पर? तो चाय वर्षा जो होती है, बताइए क्या होगा इसका? नहीं, यहाँ से युग्म का सुमेलित करना है। पूछा गया है यहाँ पर कितने युग्म सही दिए गए हैं, ये आपसे पूछा गया है। कितने युग्म सही दिए गए हैं? एक युग्म, दो युग्म, तीन युग्म, ये नया तरीका का ऑप्शन आपको मिल रहा है, ठीक है ना। तो जिसको हम लोग टी शावर बोलते हैं, ये असम में होता है, तो ये सही है। चेरी ब्लॉसम जो है ये आपका केरल वगैरह में होता है, कर्नाटक वगैरह में होता है, सही है। नॉर्वेस्टर की बात करते हैं तो नॉर्वेस्टर आपका कहाँ हो जाएगा, बताइए? काल बैसाखी तो बंगाल होगा, ठीक है, काल बैसाखी बंगाल होगा, तो यहाँ पंजाब गलत दिया गया है, और नॉर्वेस्टर उड़ीसा सही दिया गया है, ठीक है। चलिए उड़ीसा में नॉर्वेस्टर इसको कहा जाता है। चलिए तो यहाँ पर 3 सही दिए गए हैं, तो आपका केवल 3 राइट आंसर हो जाएगा, 3 स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। और पूछता कि कितने युग्म गलत हैं, तो केवल एक होता, एक ही तो गलत है। चलिए देखिए, निम्न प्रकार के गुण किस प्रकार के लॉ एस के हैं? बताइए कौन से ये जो गुण यहाँ पर आप देख सकते हैं, किस लॉ एस के ये आपके गुण हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका औषधि, इसे औषधि सेलों से प्राप्त किया जाता है, पीला रंग का होता है, ठीक है ना। और जिसे कि हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी कहा जाता है, यह है आपका लिमोनाइट, ठीक है, याद रखिएगा। 30 से 50% तक लोहे का इसमें अंश होता है। चलिए उसके बाद देखिए, कौन सा जनजातीय समूह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से, तो इसमें से कौन सा है आपका? संथाल, मारिया और भील। संथाल, मारिया और भील, तो 1, 3 और 4 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में आप देख रहे हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर मिलान करना है एल्युमिनियम उद्योग और स्थापना में जो सहयोगी देश थे, ठीक है। नालको का, तो नालको का फ्रांस हो जाएगा, ठीक है ना, नालको का फ्रांस हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगर हम बाल्को की बात करते हैं तो बाल्को का सोवियत संघ। इंडाल्को का क्या हो जाएगा? इंडाल्को का हो जाएगा आपका कनाडा। और ये जो हिंडाल्को है, हिंडाल्को, ये इंडाल्को है, एक हिंडाल्को है, एक हिंडाल्को है, हिंडाल्को का होगा यूएसए। और वेदांता का हो जाएगा आपका कौन सा? वेदांता का जर्मनी, ठीक है। तो इसको अब मिला लीजिए आप लोग। चलिए उसके बाद देखिएगा, किरीट यानी कि कोरोना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, और राइट आंसर यहाँ से आपको चुन करके बताने हैं। बताइए। तो यहाँ पर देखिए, यह सूर्य के वायुमंडल की तीसरी परत के रूप में जाना जाता है, ठीक है, बिल्कुल ये आपका सही है। और उसके बाद देखिएगा, यह केवल पूर्ण चंद्रग्रहण के दौरान देखा जा सकता है, बताइए। यह केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान देखा जा सकता है, तो ये गलत है, ये वाला तो सही हो गया, ये गलत हो गया। और उसके बाद देखिएगा कि यह क्षेत्र अत्यधिक पराबैंगनी और एक्सरे उत्सर्जन का एक शक्तिशाली स्रोत है, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, मिलान करना है, जल संधि है और किनको जोड़ती है ये? ओरंटो जल संधि, बताइए। तो ओरंटो जो होगा ये एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ता है, एड्रियाटिक और आयोनियन को, ठीक है। टॉरस जल संधि, तो टॉरस जो है ये आपका आराफुरा सागर है और पापुआ की खाड़ी को जोड़ता है। तो यहाँ पर देखिएगा कहाँ पर दिया गया है, ये वाला तीसरा। बॉस्फोरस जल संधि जो है ये आपका काला सागर और मरमरा सागर को, ठीक है। और डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से। तो इसको मिला लीजिए, 4, 3, 2, 1 राइट आंसर हो जाएगा, 4, 3, 2, 1। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और किस देश के बीच में है? 17वीं समानांतर रेखा, तो ये आपका उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पर वियतनाम और चीन यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, इसको बना लीजिए, ठीक है। और 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा, तो ये आपका हो जाएगा अलास्का और कनाडा की सीमा है ये, ठीक है, अलास्का और कनाडा। और मैनरहीम रेखा, तो ये आपकी है रूस और फिनलैंड के बीच की, और हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच की, ठीक है। हिंडनबर्ग जो है ये किसकी है? ठीक है, मैनरहीम जो है ये आपका सोवियत रूस और फिनलैंड, ये भी आपका सही दिया गया है।
अच्छा, यहाँ पर पूछा गया कौन सा गलत युग्म है, नहीं तो ये चीन थोड़ी होगा, इसलिए तो मैंने बताया इसको उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम बना लीजिए। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए निम्नलिखित युग्मों को में जो है आपको मिलान करना है, नहीं गलत युग्म का चयन करना है। अब देखिए इसमें से गलत पूछताछ कहाँ पर है, पूछताछ जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा ये आपका हंगरी में है, सही है। कैंटबरी कहाँ पर है, तो कैंटबरी आपका न्यूजीलैंड में है, सही है, यानी गलत है, उरुग्वे गलत दे रखा है, तो यहीं तो सही हो जाएगा। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, कंपोस ब्राजील में है, और पंपास अर्जेंटीना में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान अफ्रीका में है, तो अफ्रीका में कौन सा है बता दीजिए फटाफट, अफ्रीका में कौन सा है, अफ्रीका में कौन सा है, तो अफ्रीका में तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि अफ्रीका में आपका कालाहारी है, सहारा है, नाबीब है, अटाकामा तो आपका चिली में पड़ता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी हो जाएगा 4-3-1, 4-3-1, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि अंतरिम सरकार में पूछा गया है कि मतलब किसके पास कौन सा मंत्रालय था, और उसमें से पूछा गया है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो जॉन मथाई के पास था उद्योग और नागरिक आपूर्ति, तो यह आपका हो जाएगा आपका गलत। लियाकत अली के खान आपका, लियाकत अली के पास आपका वित्त था, सही है। आसफ अली के पास जो है क्या था, तो रेलवे और परिवहन था। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि, तो ये गलत दिया गया है। और CH भाभा कार्य खान और ऊर्जा मंत्री थे, तो ये भी गलत है। तो सही है आपका 2 और 3, तो जो कि ऑप्शन में कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन 2, 3, ऑप्शन डी में है। चलिए उसके बाद देखिएगा विषय है और अनुच्छेद है, मिलान करिएगा, मतलब सॉरी मिलान नहीं करना, देखना है कौन सा इसमें से सही सुमेलित है। सही सुमेलित धन विधेयक को परिभाषित किया गया आर्टिकल 110 में, तो ये गलत है। राज्यपाल की नियुक्ति किस में है, तो 155 में, ये आपका सही है। राज्य में विधान परिषद का उत्साधन और सृजन, यह आपका 169 से है, ये आपका सही है। 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किस में है, तो यहाँ पर देखिए 45 है, ठीक है। ये नीति आयोग में नीति निदेशक तत्व में आता है। तो उपरोक्त में से कितने युग्म सही हैं, तो 3 युग्म सही हो रहे हैं ना, तो ऑप्शन सी में 3 युग्म यहाँ पर सही है, गलत 1 युग्म है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है, यहाँ से आंसर आपको चुनना है। देखिए इसमें से सही कथन का चयन आपको कर करके बताना है। देखिए यहाँ पर देखिएगा कि राज्य की सीमा परिवर्तन नाम बदलने के पूर्व संसद को राज्य से अनुमति लेना आवश्यक होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित किसी अध्यादेश में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है, ठीक है। और देखिए संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता और राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई है, ये भी आपका जो है सही है। तो यहाँ पर 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा, तो जो कि आपको ऑप्शन बी में दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि रीट के प्रकार हैं और वहाँ पर आधार दे रखा है, उसको सुमेलित करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। अच्छा, ये 5 तरह की रीट होते हैं, आपको पता है। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत जारी करने का जो है शक्ति होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये आपका यहाँ पर मिलान करना है ना, हाँ, तो ये आपका हो जाएगा विधि के विरुद्ध किसी को हिरासत में रखना। प्रतिषेध का हो जाएगा आपका अधीनस्थ न्यायालय को यहाँ पर देखिए सुधार संबंधी निर्देश। और परमादेश सार्वजनिक कर्तव्यों को न निभाना। और देखिएगा अधिकार परीक्षा, मतलब हम अधिकार परीक्षा, ये आपका हो जाएगा लोक कार्यालय को अनधिकार ग्रहण करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 1-4-2-3, 1-4-2-3, 1-4-2-3, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि कथन और कारण यहाँ पर दे रखा है। कथन कर रहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व गैर न्यायिक और विधिक रूप से लागू करने की बाध्यता वाला है। और फिर कथन 2 क्या कह रहा है, तो ये तो आपका गलत हो गया ना, कथन 1, ठीक है, बाध्यता वाला नहीं है ये, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और संविधान निर्माताओं के अनुसार देश में व्यापक विविधता और पिछड़ा पर इनके क्रियान्वयन में बाधक होगा, तो ये बिल्कुल सही कारण है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कथन ए गलत है और कारण सही है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा मिलान करना है। संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन बताइए। 61वां संविधान संशोधन, मत देने की जो उम्र थी उसको 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया, ये वाला होगा। 104वां संविधान संशोधन,
अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। तो नीचे आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए 84वां संविधान संशोधन, तो यह आपका 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के स्थानों का आवंटन 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, 1971 की यहाँ पर है। और 69वां संविधान संशोधन क्या था, तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को जो है घोषित किया गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, मैं छोटा करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आपको दिख रहा है, मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा हो नहीं पाती है, तब उस पर मतदान पूर्व चर्चा कराने के लिए खाली स्थान दिया गया है। कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो फ्रेंड्स ये आपका गिलोटिन है। ठीक है ना, गिलोटिन प्रस्ताव है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट गिलोटिन है। चलिए उसके बाद देख लीजिए, अगला प्रश्न है कि धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, और सही कथन का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, आपका इसमें से सही तीनों हैं, एक बार आप पढ़ लीजिए, तीनों के तीनों कथन यहाँ पर आपका सही दिए गए हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, और इसमें से कौन सा कथन सही दिया गया है ये आपको बताने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें से सही जो दिया गया है ये आपका कौन सा दिया गया, पहला है और चौथा है। पढ़िए, वह राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है, बिल्कुल, जो एडवोकेट जनरल है, जो राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है उसकी नियुक्ति करता है। और उसके बाद बात करते हैं तो वह राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी नियुक्त करता है। क्लियर। चलिए, और जो राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति करता है और उन्हें पद से हटा सकता है। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल जो है इनकी नियुक्ति हटा नहीं सकता है पद से, अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। ठीक है ना, तो ये वाला गलत है और ये भी वाला जो है गलत है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4। चलिए उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर आपका अनुच्छेद है और विषय वस्तु है, यहाँ पर मिलान करना आपको। चलिए मिलान करिएगा। 243E, अब ये आपको क्या लग रहा है, ये पंचायत से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा किससे, 243 पे आपका हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, क्या है कि गलत आपको योगम का चयन करना है। तो 243E जो है, 243E में क्या है, 243E पूछा गया है, पंचायत के कार्यकाल है उसमें, तो सीटों का आरक्षण तो इसमें नहीं है। सीटों का आरक्षण 243D में है, जो कि गलत हो जाएगा। 243G में क्या है, पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व है, यह आपका सही है। 243K में क्या है, पंचायत का चुनाव है, ये भी आपका सही है। और 243H में पंचायतों की कर आरोपण की शक्ति है, तो ये आपका सही है। गलत हो जाएगा आपका पहला ही आपका गलत है। ठीक है, चलिए देखिएगा कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और गलत कथन का इसमें से चयन करना है। चलिए बताइए, तो इसमें से गलत कथन कोई भी नहीं है, न तो एक है और न तो दो, ये दोनों सही हैं। इनको पढ़ लीजिए। समृद्धि का अर्थ देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि है, और आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पादन, जिसको कि जीडीपी कहा जाता है, उसमें निरंतर वृद्धि है। ये दोनों सही है, तो गलत कोई भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए देखिएगा, आयात प्रतिस्थापन का अर्थ क्या है। आयात प्रतिस्थापन का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है अंतर्मुखी व्यापार नीति। अंतर्मुखी व्यापार नीति, ठीक है, अंतर्मुखी व्यापार नीति। चलिए, और प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में व्यापार की विशेषता रही थी अंतर्मुखी व्यापार नीति। ठीक है, चलिए बजट 2024-25 के तहत निम्न में से किस मद पर सर्वाधिक व्यय किया गया था, बताइए। तो सबसे ज़्यादा बजट जो में किया गया था वो आपका सबसे ज़्यादा किस में किया गया था, तो सबसे ज़्यादा किया गया था किस में, बताइए। राइट आंसर क्या होगा इसमें से, सबसे ज़्यादा व्यय किस पर किया गया था, तो सबसे ज़्यादा किया गया था रक्षा पर। रक्षा ऑप्शन में है नहीं, याद रखिएगा, रक्षा पर सबसे ज़्यादा किया गया था। उसके बाद ग्रामीण विकास पर, उसके बाद ग्रामीण विकास पर। तो निम्न में से बताना, तो ग्रामीण विकास सबसे ज़्यादा, रक्षा पर, फिर ग्रामीण विकास पर। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बजट के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का, तो यहाँ पर देखिएगा, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग बजट तैयार करने के लिए नोडल निकाय है। देखिए संविधान के 100 जो अनुच्छेद 12 है, ठीक है ना, इसके अनुसार बजट को सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में जाना जाता है।
ठीक है। और संविधान में बजट शब्द का कोई भी उल्लेख नहीं है। वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी नोडल निकाय है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग नहीं, जो आर्थिक कार्य विभाग है वो है, तो ये गलत कथन है। ठीक है, चलिए, और अंतरिम बजट के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा अवमूल्यन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है, बताइए। मुद्रा अवमूल्यन, देखिए इस प्रक्रिया में मुद्रा अवमूल्यन करने वाले देश का आयात कम हो जाता है और निर्यात बढ़ जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम, यहाँ पर आपको ये बताना है कि क्या होगा। तो पर कैपिटा इनकम राष्ट्रीय आय बटा कुल संख्या होगा, तो यहाँ पर ये क्या है, राष्ट्रीय आय है। ठीक है, चलिए देखिएगा मुद्रास्फीति की अवस्था में निम्न में से किन्हें लाभ होगा, तो लाभ किसको होगा, तो लाभ होगा लेनदार को। ठीक है, लेनदार को केवल एक। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना, तो फ्रेंड्स ये आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है ना, 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर 8वीं हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए मिलान करना है, समिति दिया गया और वे किससे संबंधित है, तो भंडारी समिति किससे संबंधित है, तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना से संबंधित है। स्वामीनाथन समिति, तो ये जनसंख्या नीति से। ठीक है, रंगराजन समिति, ये आपके जो टैक्स वगैरह थे भुगतान संतुलन से, और सॉरी टैक्स से संबंधित कर से सुधार से, ये चलैया समिति थी। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर 4 3 2 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारा कि आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग विषय है, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। ठीक है ना, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में चालू खाते के घटकों में शामिल है, चालू खाते के घटक में। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें से सारे के सारे हैं। ठीक है ना, वस्तुओं का आयात, सेवाओं में व्यापार, वस्तुओं का निर्यात, उपहार, प्रेषित धन, ये सारे हैं। चलिए, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। ठीक है ना, बैंक दर में वृद्धि का मतलब क्या है, मतलब है कि केंद्रीय जो बैंक है वो महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। चलिए, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसको क्या कहा जाता है, उसको रेपो रेट कहा जाता है। उसको रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, उसको रेपो रेट कहा जाता है, रेपो दर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो ये थे कौन, फणींद्रनाथ घोष थे। ठीक है ना, फणींद्रनाथ घोष, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही, प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे, दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। ठीक है, दोनों याद रखिएगा आप। चलिए, उसके बाद देखिए बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था, नशाबंदी। ठीक है ना, यानी कि शराबबंदी वगैरह था, तो ये कहाँ पर चलाया गया था, डुमरांव में। ठीक है ना, डुमरांव में जो था आपके शाहाबाद के डुमरांव में नाशाबंदी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, देखिएगा कि वन आवरण की प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्न जिलों में सही अवरोही क्रम बताना, घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा कैमूर में, फिर उसके बाद जमुई में, फिर नवादा में, फिर मुंगेर में। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। ये प्रश्न बीपीएससी टीचर में भी पूछा गया था शायद। तो ये कौन सी जनजाति थी, तो फ्रेंड्स ये जनजाति कौन सी थी बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, उराव जनजाति ने भाग लिया था। ठीक है ना, उराव जनजाति ने भाग लिया था, उराव जनजाति ने भाग लिया था। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3। 1922 में गया में हुआ था, चित्तरंजन दास ने अध्यक्षता किया था। देखिएगा, सुमेलित करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है, बताइए राइट। और देखिए चेरा विद्रोह जो है ये 1800 से 1802। ठीक है, उसके बाद कोल विद्रोह 1831-32। उसके बाद देख लीजिएगा भूमिज विद्रोह है, भूमिज विद्रोह 1832-33। ये बिल्कुल क्रम से दिया गया। संथाल 1855-56। ठीक है, ये वाला और ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। ठीक है, बिल्कुल क्रम से है। बिहार में चौथा कृषि रोडमैप का कार्यकाल कब से कब तक है। चौथा कृषि रोडमैप लागू हुआ है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक, याद रखिएगा, चौथा कृषि रोडमैप है। चलिए, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है
इसको लागू किया था, इसकी शुरुआत किया था। ठीक है, देखिए बिहार में ग्राम सभा का कोरम गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या की कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 1/20वां भाग, 1/20वां भाग याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? तो ये फिरदौसी संप्रदाय से थे सरफुद्दीन मनोरी। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक आम उत्पादन वाले 3 प्रमुख जिले, आम उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है बिहार में बताइए? तो सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन होगा आपका, सर्वाधिक 3 उत्पादन वाला जिला जो है ये आपका हो जाएगा दरभंगा, पूर्वी चंपारण और वैशाली। ठीक है, चलिए उसके बाद केला का सर्वाधिक मधुबनी में। कौन सा विकल्प जो है यहाँ पर गलत मिलान दिया गया है? कर्मनासा जलप्रपात कहाँ पर है? कर्मनासा, तो फ्रेंड्स ये बक्सर सही है। मांझर कुंड जलप्रपात, मांझर कुंड जो है ये सासाराम रोहतास। ठीक है, तो ये गलत दिया गया है। तेलहर कुंड जलप्रपात जो है याद रखिएगा कहाँ पर है? कैमूर में है तेलहर कुंड। ठीक है, तेलहर कुंड कैमूर सही है। जियार कुंड भोजपुर, ये भी सही है, ये वाला गलत है। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला है हमारा कि निम्न कथनों पर विचार करें और यहाँ पर सही कथन का चयन करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें से सही जो है आपका चारों कथन दिया गया है, चारों कथन है, पढ़ लीजिएगा। ये पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्पस ये कैमियर ये थे आपके मुख्य न्यायाधीश पहले। उसके बाद विनोद के चंद्रन अभी हैं मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और ये सब याद रखिएगा, चारों के चारों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है, बताइए। तो देखिए इसमें से पहला और दूसरा कथन जो है ना, पहला और दूसरा जो है ये आपका सही दिया गया है। ठीक है ना, बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादन करता है। ठीक है, और बिहार में जूट की 3 बड़ी कारखाने पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा में है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा। तो आपका पहला और दूसरा सही है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीची उत्पादन में पहला स्थान है बिहार का। ठीक है, लीची उत्पादन में पहला स्थान है और मखाना उत्पादन में भी पहला स्थान है। एक मिनट रुक जाइए, कौन सा कथन इसमें से सही है? ठीक है, तो पहला और दूसरा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए मखाना उत्पादन भी बिहार में होता है, तो पहला दूसरा और तीसरा होगा क्या? लेकिन ऑप्शन में पहला दूसरा तीसरा तो दे नहीं रखा है। बिहार में मखाना का उत्पादन होता है और मखाना उत्पादन में देश का प्रथम और एकमात्र राज्य है। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा आप भी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान करिए, बताइए फ्रेंड्स। तो धारवाड़ का चट्टान जो है ना, ये आपके मुंगेर, जमुई, नवादा यहाँ पर है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी बिहार में, और यहाँ से अबरख के नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, अबरख पूछा भी गया था कि कहाँ पाया जाता है, तो मुंगेर, जमुई, नवादा ये सब याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये तीसरा। ठीक है ना, ये वाला। विंध्यन क्रम की चट्टान जो है ये रोहतास वगैरह में है। ठीक है ना, कैमूर रोहतास में। तो देखिए कहाँ पर दिया गया है ये आपका, यहाँ पर देखिए सोन नदी घाटी रोहतास। टर्सियरी क्रम की चट्टान जो है या बिहार के हिमालयी तराई क्षेत्र में, खास करके पश्चिम चंपारण में। ठीक है, पश्चिम चंपारण में। उसके बाद क्वार्टरनरी हो जाएगा आपका गंगा का मैदान। ठीक है, गंगा का मैदान मिला लीजिएगा इसका। ठीक है, चलिए देखिए असत्य कथन का चयन करना है यहाँ पर। तो असत्य कथन का चयन करिएगा। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो देखिए मैंने बिहार का जो आर्ट कल्चर है वो कराया हुआ है। सोहर क्या होगा? असत्य कथन का चयन करना है। तो आपका सोहर जो शिशु के जन्म पर महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। कजरी सावन के समय में युवक युवती के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। झरनी गीत मुहर्रम के वक्त में ये आयोजित होता है, झरनी याद रखिएगा। ठीक है, चैता फागुन माह में, मतलब जो फाल्गुन माह होता है, गाया जाने वाला लोकगीत है। चैता जो है चैत माह में गाया जाता है। ठीक है, तो ये गलत दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए विधेयक निर्माण 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा सत्य है। तो देखिए इसमें से कोई भी सत्य नहीं है, ना तो एक है और ना तो दो है। गुजरात सरकार ने यह विधेयक पारित किया था, तो उत्तर प्रदेश ने इसको पारित किया था। ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा। और ये संबंधित किससे है? निवेश को बढ़ावा देने के लिए, न कि बुनियादी ढांचा का। तो दोनों गलत है। चलिए दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कथन इसमें से आपका कौन सा है बताना। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा कि
कितने कथन सत्य हैं, कौन सा नहीं, कितने कथन सत्य हैं। तो देखिए ये जो आपका दिव्य कला मेला है और दिव्य कला शक्ति है, देखिए सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के द्वारा जो है ये दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने भारत सरकार का जो है संयुक्त रूप से जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसको जो है आयोजित किया है। और इसका उद्देश्य देश भर में दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों की प्रतिभा को उजागर करना है। तो ये वाला तो गलत हो गया, ये भी वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला आपका सही है। तो कितने सही हो रहे हैं, केवल एक सही हो रहा है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि प्रोजेक्ट नेक्सस जो है, नेक्सस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यह भारतीय रिजर्व बैंक और आसियान देशों के केंद्रीय बैंक का संयुक्त सहयोग है। नेक्सस बताइए कौन सा कथन इसमें सत्य है। यह सीमा पार से आतंकी वित्त पोषण से संबंधित है क्या। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से जो राइट आंसर होगा आपका, ये आपका बिल्कुल ये वाला सही होगा। आरबीआई और आसियान बैंकों का ये केंद्रीय जो है बैंक का एक संयुक्त समूह है, केवल एक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का कौन सा राज्य 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य बना है। तो ये आपका राजस्थान बन गया है। उसके बाद देखिएगा कि डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें और गलत कथन इसमें से कौन सा है, यह आपको बताना है। तो देखिए दोनों कथन जो यहाँ पर सत्य हैं। दिल्ली में आयोजित हुआ था और आईआईटी दिल्ली और प्रसार भारती द्वारा आयोजित 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता था। तो गलत कोई भी नहीं है, सभी के सभी सही हैं। तो न तो एक गलत है और नहीं दो है। चलिए देखिएगा स्टॉर्म एक्स क्या है। स्टॉर्म एक्स क्या है, तो स्पीड कार रेसिंग ईंधन है। ये याद रखिएगा, इस तरह का करंट अफेयर पूछा जाता है। भारत सरकार ने पहली बार टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू किया था, उस नंबर का नाम क्या है। उस नंबर का नाम 1933, ठीक है, याद रखिएगा डायरेक्टली इसको, 1933, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि अमृत वृष्टि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा कथन इसमें से सत्य दिया गया है। बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए ये जो आपका अमृत वृष्टि योजना है उसके बारे में पूछा गया है, कौन सा कथन सत्य है। तो देखिएगा इसे कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो गलत है। यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया और यह एक जमा योजना है, ठीक है। इसके तहत 444 दिन तक की योजना पर एफडी करने पर 7.25% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। ये आपका सही है, तो केवल 2 सही है। चलिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किए गए थाने बोरीवली जुड़वा सुरंग के बारे में निम्न कथन पर विचार करना है और राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना है। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बता दीजिए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो 11.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 11.8 किलोमीटर, 10.8 नहीं है, ये गलत है। और भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी सुरंग है, सबसे बड़ी शहरी सुरंग है, ये भी सही है आपका। तो पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है, तो 2 गलत है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार सरकार के द्वारा प्रथम ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर अभी हाल ही में इसकी नियुक्ति हुई है, इनका नाम क्या है। तो इनका नाम याद रखिएगा मानवी मधु कश्यप, ठीक है, मानवी मधु कश्यप। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलंबो प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और राइट आंसर आपको बताना है। कोलंबो प्रक्रिया, बताइए कौन सा इसमें से गलत है, ये आपसे पूछा गया है। राइट आंसर क्या होगा इसमें से। तो देखिएगा कि ये जो आपका कोलंबो प्रक्रिया है, भारत ने जिनेवा में कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में इसकी पहली बैठक की अध्यक्षता किया है, ठीक है। और इसमें एशिया के 12 सदस्य देश शामिल हैं। जो मूल रूप से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए मॉरिशस में नहीं हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। केवल नहीं, गलत कौन सा, केवल 2, ये वाला तो सही है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए पहला मस्तिष्क प्रत्यारोपण कहाँ किया गया। तो ये कहाँ पर, ब्रिटेन में किया गया। और देखिए विश्व की पहली 100% हाइड्रोजन संचालित वाणिज्यिक यात्री नौका MV सी चेंज कहाँ लॉन्च किया गया है। तो ये चेंज किया गया है कहाँ पर, लॉन्च कहाँ पर किया गया है, तो ये सैन फ्रांसिस्को में। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जुलाई वाला संस्करण आपसे पूछा गया है, कौन सा कथन इसमें से सत्य दिया गया है, ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स 2 जुलाई वाला संस्करण की बात करते हैं तो पहला स्थान पर सिंगापुर है और भारत का स्थान 82वां है, तो 81वां नहीं होगा, ठीक है। और पहला स्थान पर सिंगापुर है, तो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों गलत हैं।
कौन सा सत्य है? न तो एक न तो दो। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस देश ने भारत को मोगला बंदरगाह के टर्मिनल पर संचालन का अधिकार दिया है? मोगला, तो ये दिया है बांग्लादेश ने। चलिए उसके बाद देखिएगा, अच्छा सीतवे बंदरगाह भी पूछा जाता है। सीतवे बंदरगाह म्यांमार में, सीतवे याद रखिएगा। लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव के संबंध में कथन पर विचार करना है और कितने सत्य कथन है ये आपको बताना है। तो ये सारे तीनों कथन सही हैं, ध्यान दीजिएगा। तो तीनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सभी तीन। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कौन से कथन यहाँ पर आपके सत्य हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें से सत्य कोई भी नहीं है, ठीक है ना। दोनों कथन यहाँ पर असत्य हैं। इसरो और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी नहीं, इसरो और देखिए किसने, इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। तो ये जापान गलत दे दिया गया, इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने, तो ये गलत हो गया। इसने जो है अपोफिस क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन रामसिस की घोषणा किया है। और देखिएगा अगला क्या है कि जब तक, हाँ देखिए, अब तक का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोट सेवक्स-2 चीनी सेना में शामिल किया गया है। तो ये भारतीय सेना में शामिल किया गया, चीनी में नहीं, तो ये भी गलत है। तो न तो एक न तो दो सही है। चलिए विश्व बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का स्थान पर जारी की गई रिपोर्ट का नाम क्या है? तो इसका नाम है बिजनेस रेडी, बी रेडी रिपोर्ट है ये, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बी रेडी। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और इसमें से कौन सा कथन सत्य है यह आपको बताना है। तो देखिए इसमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, कोई भी कथन इसमें से आपका सत्य नहीं। बांग्लादेश ने भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग के आदान प्रदान के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा किया है। तो मैत्री अनुदान की घोषणा ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। और देखिए मलेशिया ने आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने और उन्हें आश्रय स्थलों पर भेजने के लिए नरसंहार कानून पेश किया है। तो ये भी आपका कथन जो है ये गलत कथन दिया गया है, तुर्की ने किया है, मलेशिया ने नहीं। तो दोनों गलत है, न तो एक न तो दो। चलिए निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा इसमें से गलत है ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें से गलत दोनों हैं, दोनों कथन गलत हैं इसमें से, ध्यान रखिएगा। देखिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया। तो देखिए मैत्री उद्यान का उद्घाटन ऑस्ट्रेलिया में नहीं मॉरिशस में किया गया था, ये गलत है। गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदानें झारखंड में है, जी नहीं, ये छत्तीसगढ़ में है, तो ये भी आपका गलत है। तो दोनों गलत है, पूछा गया कौन सा गलत है। चलिए देखिएगा इसमें से सत्य कथन अब आपको बताना है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 के संबंध में। तो बताइए कितने जो हैं कथन सत्य हैं? तो ये तीनों के तीनों कथन सत्य, मतलब सॉरी 4 कथन है ना, तो इसमें से 3 कथन सत्य हैं। कौन कौन से? तो देखिएगा कि आईआईटी मद्रास को ऑरवेल कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला है, आईआईटी मद्रास को, ठीक है, बिल्कुल सही दिया गया है। और देश के जो उच्च शिक्षण संस्थान है उसको 16 श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा मैनेजमेंट कैटेगरी में अगर बात करते हैं तो शीर्ष स्थान पर आईआईएमडी अहमदाबाद है और रिसर्च कैटेगरी में जो है आईआईसी बेंगलुरु है। तो इसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा जो है जारी किया गया है, नहीं इससे देश के उच्च शिक्षण संस्थानों को, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो 3 कथन यहाँ पर सही हैं। लेकिन निम्नलिखित कथनों में गलत मिलान का चयन करना है। पवन टरबाइन स्थापित करने वाला देश का पहला टाइगर रिजर्व, बताइए। बिल्कुल केरल है। उसके बाद देखिए झूमर नृत्य का प्रदर्शन, तो झूमर जो होता है ना ये आपका झारखंड में नहीं होता है, झूमर जो होता है ना ये आपके कहाँ पर इसका आयोजन होगा? असम राज्य में, ठीक है ना। असम राज्य में 8004 जनजाति कलाकारों के साथ एक भव्य झूमर नृत्य का झूमर नृत्य का आयोजन हुआ था। ये गलत दिया गया, ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं सही है सब। देखिए अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड किस बैंक के द्वारा जारी किया गया है? तो फ्रेंड्स ये जारी किया गया किसके द्वारा बता दीजिए फटाफट। ये जारी किया गया पीएनबी के द्वारा, ठीक है ना, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा असत्य कथन है, गलत कथन है, ये आपको बताना है। तो गलत दोनों में से कोई नहीं है, दोनों सही के कथन है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दोनों के दोनों कथन सही है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद 135वां नंबर देखिएगा कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश है। सत्य कथन इसमें से आपको बताना है, तीनों कथन सत्य है, ठीक है।
चलिए उसके बाद देखिए भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ शुरू किया गया है, तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में। उसके बाद देखिएगा निम्न कथन पर विचार करना है और असत्य कथन चुनना है आपको। असत्य कथन कौन सा है इसमें से, तो असत्य इसमें से पहला और दूसरा दोनों है। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री जो आवास योजना है 2.0, इसकी मंजूरी जो है दी गई है वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान। ठीक है, तो ये गलत दे दिएगा, 28-29 होगा। और इसके तहत याद रखिएगा ग्रामीण इलाके में 2 करोड़ घर, 2 करोड़ घर ग्रामीण इलाकों में, और शहरी इलाकों में 1 करोड़ घर, तो ये भी गलत है। ठीक है ना, ग्रामीण में 2 और शहरी में 1 याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर फिर से पूछा गया है कि उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं, कितने कथन इसमें से सत्य हैं, तो इसमें से केवल जो है आपका 1 कथन सत्य है। ठीक है, कि कल्पा सुवर्णा चावल की एक किस्म है। ठीक है, कल्पा सुवर्णा चावल की एक किस्म है। ठीक है, तो ये गलत दिया गया, पूछा गया कौन सा कथन सत्य है, गलत है, ये नारियल की किस्म है। ठीक है ना, कल्पा सुवर्णा नारियल किस्म, चावल की नहीं है। उसके बाद दूसरा भी गलत है, नलगंगा वेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना गुजरात से संबंधित है, महाराष्ट्र से है। उसके बाद देखिए तीसरा भी गलत है, पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा की गई है, जबकि ये किसके द्वारा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया है। और हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने मंदिर में रखी मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान की है। ये आपका सही है। तो कितने सही है, केवल 1 आपका सही है। मतलब कितने कथन है, केवल 1 कथन है, बाकी तीनों कथन तो सही हो गए, मतलब गलत हो गए। तो कथन 4 जो है केवल एकमात्र ऐसा कथन है जो आपका सत्य है। चलिए विरासत प्रदर्शनी किस मंत्रालय की पहल है, विरासत प्रदर्शनी जो है ये कपड़ा मंत्रालय का है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए किस राज्य सरकार ने राज्य में प्रजनन दर में कमी की देखते हुए स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु व्यक्तियों के लिए 2 बच्चे के मानदंड को खत्म करने की घोषणा किया है, तो ये क्या है, आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स आगे हैं, यहाँ से अब आपका मैथ रीजनिंग का जो है स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको आंसर बताते चल रहा हूँ, इसका आंसर 5 हो जाएगा, फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए 143 का देख लीजिए, 143 का आंसर जो होगा वो आपका 17 हो जाएगा। 144 का देख लीजिए, 144 का 10 हो जाएगा। 145 का देखिए, 145 का कितना होगा, 145 का जो है आपका 39/15 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 146 का, 146 का कितना हो जाएगा, 146 का 19/21 हो जाएगा, ऑप्शन बी में है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 147 का, इसका हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्स के लिए एक ही हल है। 148 का देख लीजिएगा 9 हो जाएगा, और 150 का करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, 149 का मैंने अभी बताया था क्या, नहीं 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और 150 का राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो 150 का डी हो जाएगा। सेशन को लाइक कर दीजिए, अपना स्कोर बता दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।